नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के जो प्राचीन इतिहास के जो सीरीज को आरंभ किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देखा है और फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते आज हम लोग वैदिक सभ्यता को समझेंगे। ठीक है क्या देखेंगे हम लोग? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता को समझेंगे। क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। सबसे पहले इसमें ये कहा गया, देखो, वैदिक सभ्यता का मतलब वो समय जहां पर हमारा समाज वेदों से प्रभावित था। किससे? वेदों से प्रभावित था। समाज का वो समय काल जहां पर हमारा समाज किससे? वेदों से प्रभावित था। ठीक है, जहां पर हमारा समाज का संचालन वेदों के हिसाब से होता था, उसे क्या कहा गया है? वैदिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? वैदिक काल। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन कितने कालों में किया गया है? दो कालों में किया गया है। पहला किया गया है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इनका समय काल अगर हम लोग देखें तो ऋग वैदिक काल, ठीक है, क्या कहा गया है? जो इसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है और उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल माना गया है। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को ऋग वैदिक काल कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वेदों का थोड़ा महत्व कम होने लगा था। ठीक है, वेदों का महत्व इस समय काल की तुलना में यहाँ पर वेदों का महत्व समाप्त नहीं हुआ था, कम हो गया था। इसके अलावा और भी कई सारे ग्रंथों का, कई सारे सामाजिक नियमों का प्रभाव समाज में आरंभ हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जैसे कि इतिहासकार हुए मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना। अगर हम वैदिक काल के लोगों की बात करें तो वैदिक काल के जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो आर्य थे। क्या थे वो? वैदिक सभ्यता के लोग थे। और किस तरह के लोग थे? आर्य थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता में बात किया था कि सबसे पहले आकर सप्त सिंधु प्रदेश, कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर इन्होंने निवास किया था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की बात करते तो वैदिक सभ्यता में किस तरह के लोग रहते थे? आर्य लोग रहते थे। और ये भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। बिल्कुल, जो मैंने आपको इसी बिंदु में बता दिया था कि ये जो भारत में जो आर्य थे वो सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सप्त सिंधु क्षेत्र उस समय का जो सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था, आज कौन सा क्षेत्र है? पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगले बिंदु की चलते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग पहले पूरी तरह से वैदिक काल को समझेंगे। किसको? क्योंकि हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांट के ऊपर देखा हम लोगों ने कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की बात करें तो जिसका समय हम लोगों ने पीछे देख कर आए हैं, आगे देखते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल। चलिए आगे क्या कहा है कि ऋग वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीले में विभक्त है। इनका रहने का तरीका बता रहे कि जो ये ऋग वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे, कैसे आर्य लोग थे? वो छोटे छोटे कबीले में छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे। आगे कहा गया कि ऋग वैदिक साहित्यों में कबीले को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी कि एक कबीला, एक समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। चलिए आगे कहा गया है कि कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। बिल्कुल, कबीले के सरदार को क्या कहा जाता था? जैसे
आज जो हमारे प्रधान होते हैं उनके प्रधानमंत्री कहा जाता है पूरे देश के लिए। तो उस समय जो कबीला का एक सरदार था उसे राजन कहा जाता था, जो कि शासक होता, उन्हीं के द्वारा चीजों को सभी तरह से संचालित किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। बिल्कुल, कबीले का जो सबसे, जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार होती है। तो उस समय कबीला का भी जो सबसे छोटा इकाई था वो इकाई क्या था, कुल या तो परिवार। क्या कहा गया है कि कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिनका प्रधान ग्रामनी होता था। कई ग्राम मिलकर विस होता था जिसका प्रधान विसपति होता था, तथा कई विस मिलाकर जन होता था जिसका प्रधान राजा होता था। जैसे आपको अगर सामान्य शब्दों में समझाऊं तो एक परिवार होता है, फिर परिवार से मिलके एक गांव का निर्माण होता है, कई गांव का निर्माण होकर ब्लॉक से फिर जिला का, जिला से राज्य से फिर देश का। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई परिवार थी, जो कई ग्राम, जो कुल मिलाकर ग्राम बनते थे। यानी कि कई परिवार से क्या बनता था, यानी कि सबसे छोटी इकाई परिवार हो गया, उससे उसके फिर कई समूहों को ग्राम कहा जाता था। ग्राम की जो मुखिया होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था, और कई सारे ग्राम मिलकर क्या बनता था, विस, जिसके प्रधान को विसपति होता था, और कई सारा विस मिलकर क्या बनता था, जन होता था जिसका प्रधान राजा कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको कह सकते हैं कि इस बिंदु में वैदिक काल के सामाजिक संरचना को, सामाजिक स्तर को समझाया गया है कि छोटी इकाई कौन थी, फिर उसके ऊपर कौन सी इकाई कौन से। तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी, उसके ऊपर ग्राम, उसके ऊपर विस, और उसके बाद क्या था आपका, जन। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विस का 170 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, एक इसको संख्या के अनुमानता बताई गई है। आगे क्या कहा गया देखते हैं। सभा, समिति एवं विदर्थ राजनीतिक संस्थाएं थी। बिल्कुल, ये उस समय मतलब ये 3 तरह की राजनीतिक संस्थाओं को गिनाया गया है, जिसमें सभा, समिति एवं विदर्थ, जिनके द्वारा सामाजिक कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ नियमों का कार्य किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एक और बिंदु था इसमें, उस चीज को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार कैसा था, परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। जो समय तो भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी देखा जाता है, तो ये सिलसिला बहुत पुरानी परंपरा के रूप में चला गया है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखने वाली बात हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, पर उसके बाद का जो काल है ऋग्वैदिक काल, उस काल में परिवार कैसा था, पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। चलिए अगले बिंदु में देखते हैं हम लोग। अगला कहा गया है कि समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख हुआ है। बिल्कुल, क्या कहा गया कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। अगर आपको इस तरह से समझाऊं कि उस समय समाज हमारा मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। कितने, 4 वर्णों में विभाजित, यानी कि 4 स्तर में। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे, आपका पहला, सबसे पहले स्तर पे क्या था, ब्राह्मण थे, दूसरे स्तर पर क्षत्रिय थे, तीसरे स्तर पे वैश्य, और चौथे स्तर पर शूद्र। और ये काम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। जैसे कि ब्राह्मण का काम था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, शूद्र का काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि ये चीज, समाज जो हमारा था वर्ण व्यवस्था पर इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये किस आधार पर बटे हुए थे, कर्म के आधार पर, यानी कि अपने अपने काम के आधार पर। जैसे मैंने आपको अभी ये काम गिना दिया कि किसके क्या क्या काम थे। अच्छा, ये कहा गया कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो क्या कहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल, जिसका नाम है पुरुष सूक्त, ठीक है, इसमें ही इन 4 वर्णों का उल्लेख और इन 4 वर्णों के कार्य और कर्मों को दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के कुछ और तथ्य को। सोम, आर्यों का मुख्य पेय तथा यव
जो मुख्य, ये बिल्कुल उनके वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य थे, उनके खाने पीने की बात की गई है कि सोम एक पेय पदार्थ था जो उनका मुख्य भोजन था, और दूसरा यब जो जौ के रूप में आज हम जानते हैं वो उनका मुख्य खाद्य भोजन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनः विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तक, यानी कि कुल मिला के इसमें साफ साफ कहा गया कि स्थिति बहुत ही बेहतर आज के, मतलब जो हम बात की कुछ देखेंगे, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी बहुत वैदिक काल की सभ्यता में थोड़ी दयनीय हुई, लेकिन ऋग वैदिक काल में सभ्यता क्या थी, बेहतर तरीके से थी, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, चलिए इस बिंदु पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें साफ साफ क्या कहा गया था कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा और पुनः विवाह, यानी कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी बताने के लिए इन चीज़ों को उदाहरण के तौर पर पेश किया गया कि महिलाओं को ये पुनः विवाह करना या विधवा विवाह के बाद भी पुनः उन्हें विवाह करने का इस तरह के अधिकार प्राप्त थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं ऋग वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियाँ, ऋग वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इन नदियों को। इन नदियों को देखते हैं। इन नदियों में एक तरफ हमारा प्राचीन और आधुनिक नाम, यानी कि उस समय की प्राचीन नदी को क्या नाम था और अभी वर्तमान में इनका, जैसे एक नदी है कुमु जिसका वर्तमान आधुनिक नाम क्या कुर्रम, इसी तरह से विस्ना जिसका आधुनिक नाम है झेलम, परुसनी, रावी, विपाशा, व्यास, द्वैस्वती, घग्घर, वास्तु, स्वा। तो ये कुछ ऋग वैदिक नदियां थे जिन्हें आधुनिक रूप में इन नदियों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। बिल्कुल, अगर हम वर्तमान रूप से देखें तो जिस तरह से गंगा को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है आज के टाइम, उस समय अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो ऋग्वेद एक जो वेद है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, चारों वेदों में से सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद और सबसे प्राचीन वेद भी, उसमें ये उल्लेखित है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती थी, सरस्वती को। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उनके उपरांत अग्नि वरुण को प्रदान किया था। बिल्कुल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र, उसके उपरांत अग्नि और उसके बाद वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में उनके लिए 250 सूक्त है, तो ये चीज ध्यान रखने वाला है कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, यानी कि पुरंदर कहा गया अर्थात किले को तोड़ने वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोगों का उत्तर वैदिक काल आरंभ होता है। क्या होता है, उत्तर वैदिक काल, जो समय काल क्या था, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। क्या था, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या देखने वाले हम लोग, उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखेंगे। चलिए यहां से हम लोग उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। किसको, उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल का पहला बिंदु है कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्य तथा जनपदों की समस्या थी। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल, अब ये वो समय आ गया जब उत्तर भारत में बड़े बड़े जनपद और महाजनपदों की स्थापना होने लगी थी। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये वो समय था संभवतः जहाँ पर
कुछ हद तक वेदों का महत्व कम होने लगा था। वेदों का महत्व कम होने लगा था, समाप्त नहीं हुआ था। मेरा ये कहना है कि वेदों का महत्व समाप्त नहीं था, संभवतः वेदों का महत्व कम होने लगा था, क्योंकि इस समय काल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण विचारकों का जन्म हुआ, जो हम लोग आगे की वीडियो में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे जब मैं बात करूंगा तो उससे आपको बताऊंगा कि वो समय था जब यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिससे कि वेदों का महत्व कम होने लगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। ठीक है, यानी कि ये वो समय था जिसमें कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी। कितने? 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी। चलिए 16 महाजनपद यानी कि 16, उसी को राज्य भी कह सकते हैं आप। चलिए आगे कहते हैं कि राज तत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया जाता है। ठीक है, अब ये एक तरह की मतलब समय के साथ साथ एक विकास होने लगा कि जो राजा है वो कहीं ना कहीं देवी उत्पत्ति यानी कि उसे ईश्वर से एक विशेष प्रकार का वरदान प्राप्त होता है, जिससे कि वो राजा बनता है और वो लोगों पर शासन करता है। तो इस पर की जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें देवी के सीधे आशीर्वाद से जोड़कर उन्हें देखा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। बिल्कुल, इस काल में राजा का महत्व, जैसे हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि कबीले का जो सरदार होता था वो राजन कहलाता था, यानी एक तरह से राजा कहलाता था, क्योंकि वो बहुत कुछ तक वंशानुगत नहीं था। जो सबसे ताकतवर होता था या जो कई ऐसे मामले होते थे जिस आधार पर वो बदलते रहते थे। पर इस काल में क्या हुआ कि राजा वंशानुगत यानी कि एक ही परिवार के सदस्य, पिता फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, तो ये सिलसिला आरंभ हो गई उत्तर वैदिक काल में। तो क्या कहा गया कि राजा के पद का महत्व बढ़ा और उसका पद वंशानुगत हो गया। उसका पद क्या हो गया? वंशानुगत, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य बार बार राजा बनने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए उत्तर वैदिक काल को समझ रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा। तो ये बात तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में भी देखा है। ठीक है, वैदिक काल में भी समझा है, वैदिक काल में की सभ्यता के आरंभ में भी समझा था कि समाज 4 वर्णों में बटा था। पर यहाँ पे अंतर क्या था ये हम लोग देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। पहले हमने 4 वर्णों के बारे में समझा और वहां पर देखा था कि ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके अलग अलग कार्य थे। तो जैसे जो जिस तरह का काम करता था हम उसे उस वर्ण का मानते थे। जैसे अगर कोई वेद पढ़ रहा है या ब्राह्मण, तो उसे ब्राह्मण मानते थे। पर ये चीज समय के साथ साथ जाति में कन्वर्टेड हो गया था। ठीक है, अब ये चीज उत्तर वैदिक काल में समय के साथ साथ में अब एक वो कर्म पर आधारित ना होकर, यानी कि जाति का मतलब कि ब्राह्मण ही वेदों का अध्ययन कर सकता है, ब्राह्मण ही यज्ञ करवा सकते हैं, क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, जो क्षत्रिय जात का होगा वही राजा बन सकते हैं, वैसे ही व्यापार कर सकता है, शूद्र को ही तीनों वर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये जाति से डिसाइड होने लगा था ये। हालांकि इसमें बहुत कुछ तक सच्चाई नहीं थी, इतिहास की कुछ ऐसे चीजें हैं जो इन चीजों को नकारता भी है। कुछ कई ऐसे ब्राह्मण हुए जो राजा बने, कई ऐसे क्षत्रिय हुए, कई ऐसे शूद्र भी हुए जो शासन चलाने का काम किया था। तो इस नियम के सत्ता में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिलती है। पर अगर हम ऋग्वेद के इन तथ्यों को माने तो इस उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण था वो किस आधार पर? जाति पर आधारित हो गया था। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखने वाला है कि वैदिक काल के आरंभ बिंदु में जो वर्ण व्यवस्था तो किस पे आधारित था? तो कर्म पर आधारित था। किस पे? और बाद में किस पे आधारित हो गया था? ये जाति पर आधारित हो गया। किस पे? जाति पर आधारित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सैन्य का वितरण मिलता। बिल्कुल, एक उपनिषद है जावालोपनिषद में 4 आश्रमों को, ये देखा जाए तो ये ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा?
ब्राह्मणों के द्वारा ये जीवन के 4 स्तरों को गिनाया गया था, जिसमें आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 4 आश्रम को, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, 4 जीवन के 4 स्तर को ये इन्होंने समझाया था। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक एवं यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव थे। बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, फिर उसके अलावा अग्नि थे और फिर वरुण थे। पर समय के साथ साथ जब हम लोग इस समय काल में प्रवेश की तो देवताओं के भी महत्व भी बदल गए। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो गए? प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, इसके अलावा विष्णु एवं शिव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। समय काल बदला, जैसे अभी वर्तमान रूप से देखा जाता है वही सबसे प्रमुख शिव को माना जाता है, सबसे शिव और विष्णु को, ठीक है। उनके ही विभिन्न, अगर आज देखा जाए तो हिंदू के तरह या तो हम विष्णु या तो शिव के विभिन्न रूपों को ही पूजा पाठ करते हैं, संपूर्ण हिंदू धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उस समय वैदिक काल की सभ्यता से उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं के महत्व में भी परिवर्तन आ गया। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए इस चीज को समझते हैं। इसमें कुछ दर्शन और उसके रचयिता के नाम दिए गए हैं। जैसे सांख्य एक दर्शन है जिसके रचयिता कौन थे? कपिल। योग पतंजलि, खैर ये सभी को मालूम होगा। पूर्व मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस बादरायण एवं वासासक, कणाद या उलोक। इनके ये कुछ दर्शन है ये, और ये उनके रचयिता हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य की। किसकी बात कर लेते हैं? वैदिक साहित्य की। यानी कि वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई। तो जाहिर सी बात है वेदों के महत्व का ही प्रभाव होने की वजह से वैदिक काल कहा गया। आगे देखते हैं। तो क्या कहा गया कि वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। 4 वेद है। हम लोग एक एक वेदों के बारे में जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। इसमें क्या कहा गया इस चीज को समझते हैं। किस पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। जिसमें ये कहा गया है कि ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है। बिल्कुल, हम चारों वेद की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहले किस वेद का संकलन हुआ था? ऋग्वेद का। इसमें कहा गया है कि इस ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित, देवी सावित्री से संबंधित। बिल्कुल, ये प्रश्न मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मंत्र किससे संबंधित है, तो ये गायत्री मंत्र किसे? सूर्य से संबंधित, देवी सावित्री से संबंधित है। चलिए हम लोग अगले वेद की तरफ चलते हैं। अगले वेद की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला वेद है सामवेद। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। अगला वेद है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। बिल्कुल, यानी कि इसमें कहा गया है कि इस वेद में उन मंत्रों का, उच्चारणों का संग्रह है जो उस समय, जब क्योंकि उस काल में यज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण यज्ञों का महत्व था। हालांकि वैदिक काल में ज्यादा था, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व, वैदिक कालों में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक था। और उस यज्ञों में कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था जिसका संग्रह किसमें किया गया था? सामवेद में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामवेद, इसे भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया लाइन था। और पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का मूल जनक किसे कहा जाता है, तो वो है सामवेद। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग।
जिसमें बात करेंगे हम लोग तीसरे वेद जिसका नाम है यजुर्वेद, बिल्कुल, जिसमें कहा गया ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद एवं गद्य दोनों में की गई। बिल्कुल, ये तो बार बार पूछा जाता है प्रश्नों कि कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गद और पद दोनों में की गई है। तो ये कौन सा वेद है? यजुर्वेद, जिसकी रचना गद पद और गद्य दोनों में की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि यह मूलतः कर्म कांड प्रधान है, यानी कि इसमें देखा जाए तो टोना टोटका, इस तरह की काले मंत्र या इस तरह की चीजों का इसमें ज्यादातर संग्रह किया गया था। आप समझ सके कर्म कांड यानी कि टोटा टोटका जैसे चीजों को इसमें ज्यादातर चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया था। चलिए वेद का जो चौथा वेद है उसको देखते हैं। चौथा और अंतिम वेद जिसके बारे में बात किया गया है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन। बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद में औषधियों का ज्ञान का संग्रह किया गया है। किसका? औषधि, दवाइयों के बारे में बताया गया। इसमें दवाई हो, उस समय का सर्जरी हो, उनके बारे में इसमें चीजें बताया गया है अथर्ववेद में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला बिंदु है, अब हम लोग उपनिषद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपनिषद। संभवतः वैदिक काल में जिस तरह के कुछ, जैसे मैंने ग्रंथ की बात की, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उसी तरह से उपनिषद क्या है? उपनिषद की भी रचना की गई। किसकी रचना की गई? उपनिषद की। उपनिषद भी एक प्रकार के क्या थे? ग्रंथ थे। एक प्रकार के क्या थे? एक प्रकार के क्या थे? ग्रंथ ही थे। उपनिषद भी एक प्रकार के क्या थे? ग्रंथ थे। ठीक है, अगर उपनिषद के हम लोग शाब्दिक अर्थों की बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप। क्या होता है इसका मतलब? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप। क्या होता है? गुरु के समीप। ये अगर संभवतः देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल में, जहां पर क्या हुआ था कि अब सत्यता की कुछ हद तक सच्चाई को जानने के लिए जो शिष्य होते थे वो अपने शिक्षकों से कुछ रहस्यमय प्रश्न करते थे। क्या करते थे? प्रश्न करते थे, और उन प्रश्नों के संग्रह को इसमें लिखा जाता था। यानी कि देखा जाए तो जो उपनिषद थे वो आपके किस रूप में? प्रश्न और उसके समाधान के रूप में इसे लिखा गया है इसे। ठीक है, तो इसी उपनिषद का साम क्या है? गुरु के समीप। उपनिषद का सामूहिक मीनिंग क्या हो गया? गुरु के समीप। और इनकी रचना संभवतः उत्तर वैदिक काल में की गई है। कब की गई है? उत्तर वैदिक काल में की गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें पहला बिंदु है कि ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संघर्ष है। बिल्कुल, ये ऐसे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, सत्य एक है या अनेक है। यानी कि इसमें कुछ पहले की तुलना में जो समाज में जागरूकता आई और उस जागरूकता को लेकर ही इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाया गया और उन प्रश्नों का समाधान किया गया, और उसी के रूप में संग्रह में इसे उपनिषद को किया गया है, इसकी रचना। चलिए आगे क्या गया कि इनकी संख्या 108, यानी कि कुल कितने उपनिषद है? तो कुल 108 उपनिषद है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। इसी तरह का एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि हम जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो क्या है? सत्यमेव जयते। तो वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, जो एक प्रकार का उपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
वेदों को समझने व सूक्तियों को सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। बिल्कुल। अब हम लोग वेद, 4 वेद देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद उपनिषद की बात करते हैं। अब हम लोग वेदांग की बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि वेदों की रचना, जैसे वेद उस समय जब लिखी गई तो उसे बाद के समय में और सरल शब्दों में जन यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे एक सामान्य भाषा में उसे लिखने का प्रयास किया गया, और इस तरह की रचनाओं को क्या कहा गया? वेदांग, यानी कि वेदों के अर्थ को समझने और सूक्तियों की सही उच्चारण के लिए जिन ग्रंथों की साहित्य की रचना की गई उसे क्या कहा गया? वेदांग। ठीक है, और जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वेदांग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि इस स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए हम लोग वैदिक साहित्य की बात करते हैं, जिस वैदिक साहित्यों में सबसे पहले हम लोग ने वेद को देखा, फिर उपनिषद को देखा, फिर कुछ शब्दों में हम लोगों ने वेदांग को देखा। अब हम लोग स्मृतियों को देखते हैं। ठीक है, इस स्मृतियों को, यानी कि स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में संभवतः कुछ नए ग्रंथों की रचना की गई, जिससे कि धर्म समाज को संचालित किया जा सके, और वैसे ग्रंथों को स्मृति या तो धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए आगे कहा गया, इसी तरह से एक और सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियों में से है मनुस्मृति, सबसे जिसकी रचना इस मनु ने की थी। ठीक है, इनके नाम पे ही इस स्मृति का नाम पड़ा है मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य की गई थी। ठीक है, इसके पूर्व में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं पुराण। क्या है? पुराण। ये भी एक प्रकार के साहित्य ग्रंथ है, जिसके बारे में बात करते हैं। अगला क्या है? पुराण। आगे कहा गया कि सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। क्या है? जिसमें विष्णु के 10 बिल्कुल हम जानते हैं कि हिंदू परंपरा के हिसाब से विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य पुराण। इसी में हमें विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। और पुराण की बात करें तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए समाप्त हुआ ये वैदिक सभ्यता को मेरी तरफ से समझाने का प्रयास रहा ये। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।